गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में मैं लेसन 18 क्या है आपका चैप्टर का नाम धरती कैसे बनी। इसके राइटर हैं, लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। यह उनका पत्र है, धरती कैसे बनी उन्होंने पत्र में लिखा है। तो आप सभी लोग इनका जीवन परिचय आप पढ़ोगे। जीवन परिचय पढ़ने के बाद शब्दार्थ याद करिएगा। शब्दार्थ आपका काफ़ी छोटा है, मैं इसको रीड कर रही हूँ और आप सभी लोग लिख करके याद करेंगे। शब्द पैतृ में है फल, अंतर को कहते हैं ज्योतिषी, ग्रह नक्षत्रों की जानकारी रखने वाला, ठीक है। निहायत, पूरी तरह से, इर्द गिर्द, आस पास, मिसाल, उदाहरण, मेघ, बादल, प्राणवान, जानदार। अब मैं पाठ पढ़ रही हूँ और पाठ से पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को कई पत्र लिखे थे। उनकी बेटी का क्या नाम था? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा प्रियदर्शनी को कई पत्र लिखे थे। यह पत्र उन्हीं में से एक है, जो पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक से संकलित है। इनकी सारी पत्र कैसे संकलित है? इसमें पिता के पत्र पुत्री के नाम करके एक पुस्तक बना हुआ है। उसमें उनके ढेर सारे पत्र हैं जो जेल से अपनी बेटी के लिए लिखा करते थे। यह पाठ उसी पुस्तक का एक अंश है। अंश किसको कहते हैं? भाग को, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती कैसे बनी, ठीक है। पहले आप लोग पत्र लिखते हो तो पत्र जिसको लिख रहे हो तो संबोधन करोगे। उसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू अपने बेटी को लिखते हैं पत्र। प्रिय इंदिरा, तुम जानती हो कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है और चांद धरती के चारों तरफ। फिर से सुनिए, यहाँ का किसी क्वेश्चन का आंसर है क वन का। तुम जानती हो कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। जो धरती है आपका सूरज के चारों ओर घूमती है और चांद धरती के चारों तरफ घूमता है। शायद तुम्हें यह भी याद है कि ऐसे और भी कई गोले हैं जो धरती की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये सब हमारी धरती को मिलाकर सूरज के ग्रह कहलाते हैं। चांद धरती का उपग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? चांद धरती का उपग्रह कहलाता है, इसलिए कि वह धरती के ही आसपास रहता है। दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं। सूरज उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर मानो एक सुखी परिवार बन जाता है। फिर से सुनिए, सूरज उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर के, सूरज उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर के एक सुखी परिवार बन जाता है। इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। सौर जगत किसे कहते हैं? प्रश्न आएगा आपका। तो सूरज उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर के एक सुखी परिवार बन जाता है। इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। सौर का अर्थ है सूरज का। फिर से ध्यान दीजिए, सौर का क्या अर्थ है बच्चों? सौर का अर्थ है सूरज का। सूरज ही सब ग्रहों और उपग्रहों का बाबा है, मतलब सबसे श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सूरज सबसे बड़ा। सूरज ही सभी ग्रहों और उपग्रहों का बाबा है, मतलब काफी पुराना है। सूरज ही सब ग्रहों और उपग्रहों का बाबा है, इसलिए इस परिवार को सौर जगत कहते हैं, ठीक है। रात को तुम आसपास में हजारों सितारे देखती हो। जो टिमटिमाते हुए सितारे दिखाई देते हैं तो आप सब लोग भी देखते ही हो। तो उसी तरीके से वो बता रहे हैं अपनी बेटी को कि रात को तुम आसपास हजारों सितारे देखती हो। इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं और बाकी सितारे हैं। थोड़े से इसमें ग्रह हैं, बाकी सितारे हैं। जो टिमटिमाते हुए तारे दिखाई
उसमें कुछ ग्रह है और कुछ सितारे हैं। क्या तुम बता सकती हो कि ग्रह और तारे में क्या फर्क है? तो सुनिए आप सभी लोग, ग्रह हमारी धरती की तरह सितारों से बहुत छोटे होते हैं। धरती की तरह सितारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बड़े नजर आते हैं। बड़े होने का कारण क्या है? वो बड़े दिखाई देते लेकिन होते नहीं हैं। ग्रह हमारी धरती की तरह सितारों से भी छोटे होते हैं, लेकिन आसपास में वे बड़े नजर आते हैं क्योंकि धरती से उसका फासला कम है। जब धरती से फासला कम रहेगा, जो चीज़ नीचे रहेगी तो वो बड़ा आपको दिखाई देगा। जैसे जिस तरीके से आप सभी लोग किसी को पास से देखते हो और दूर से देखते हो, दोनों में अंतर रहता है, उसी तरीके से है आपका ग्रह है जो धरती के पास रहता है, तो इसलिए वह बड़ा दिखाई देता है। ठीक ऐसा ही समझो, क्योंकि धरती उसका फासला कम है, ठीक ऐसा ही समझो जैसे चांद जो बिल्कुल बच्चे की तरह है। चांद कैसे है? बच्चे की तरह। हमारे नजदीक होने की वजह से इतना बड़ा मालूम होता है, लेकिन सितारों और ग्रहों की पहचानने का असली तरीका यह है कि वे जगमगाते हैं या नहीं जगमगाते हैं। ग्रह और सितारे का अनुमान आप कैसे लगा सकते हो? कैसे पता कर सकते हो? दोनों टिमटिमाते हुए हैं, तो आप कैसे अंतर करेंगे? आप अंतर करेंगे कि वह जगमगा रहे हैं या नहीं। दूसरी बात क्या है? वह पृथ्वी के नजदीक होते हैं ग्रह, ठीक है। सितारे जगमगाते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है? सितारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं जगमगाते। जो आपका ग्रह है वह नहीं जगमगाता और सितारे जगमगाते हैं। इसका सबब यह है कि ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। इसका सबब यह है कि ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं, ठीक है। जो ग्रह आपने पढ़ा कि ग्रह नहीं चमकते हैं, तो उनके अंदर चमक नहीं होती है, जगमगाते नहीं है, तो फिर चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका कारण क्या है? सूर्य की रोशनी के कारण वह चमकते हैं। चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वह धूप की है। चांद और ग्रहों में जो हम चमक देखते हैं वो किसका प्रभाव है बच्चों? सूर्य का है, ठीक है, धूप की है। असली सितारे बिल्कुल सूरज की तरह हैं। असली सितारे बिल्कुल सूरज की तरह हैं। ये बहुत ही गर्म जलते हुए गोले हैं, मतलब उसमें गर्माहट है जो आप चमकते हैं। दरअसल सूरज खुद एक सितारा है। सूरज खुद में एक सितारा है। हमें यह बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है, इसलिए कि धरती से उसकी दूरी और सितारों से कम है, ठीक है। इससे अब तुम्हें मालूम हो गया कि धरती भी सूरज के परिवार में सौर जगत में है। हम समझते हैं कि धरती बहुत बड़ी है और हमारे जैसी छोटी सी चीजों को देखते हुए वह भी बहुत बड़ी। अगर किसी चीज गाड़ी या जहाज पर बैठो तो इसके एक हिस्से से तो धरती बहुत बड़ी है और हमारी जैसी छोटी सी चीज को देखते हुए वह है भी बहुत बड़ी। अगर किसी तेज गाड़ी या जहाज पर बैठो तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों और महीना लग जाते हैं, लेकिन हम चाहे यह कितनी ही बड़ी दिखाई दे, असल में यह धूल के एक कण की तरह हवा में लटकती हुई है। सूरज धरती से करोड़ों मील दूर है। ध्यान देने योग्य बातें हैं। सूरज धरती से करोड़ों मील दूर है और दूसरे सितारों इससे भी ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। ज्योतिषी
या वे लोग जो सितारों के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं हमें बतलाते हैं कि बहुत दिन पहले हमारी धरती और सारे ग्रह सूर्य में ही मिले हुए थे। ठीक है, आजकल की तरह उस समय भी सूरज जलती हुई धातु का निहायत गर्म गोला था। किसी वजह से सूरज के छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े। ठीक है, लेकिन वे अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग ना हो सके। वे इस तरह सूर्य के इर्द गिर्द, आपने पढ़ा था, इर्द गिर्द चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, जैसे उनको किसी ने रस्सी से बांध रखा हो। यह विचित्र शक्ति जिसकी मैंने रस्सी से मिसाल दी है, तुलना दी है, एक ऐसी ताकत है जो छोटी चीजों को बड़ी चीजों की तरफ खींचती है। यह वही ताकत है जो वजनदार चीजों को धरती पर गिरा देती है। जिसमें वजन है वो धरती पर गिर जाएंगे और जो हल्के हैं वही सूर्य के आसपास लटकते हुए नजर आएंगे। हमारे पास धरती ही सबसे भारी चीज है। इसी से वह हर एक चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, धरती भारी होने के कारण हर चीजों को अपनी ओर खींचती है। इसी तरह हमारी धरती भी सूरज से निकल भागी थी। उस जमाने में यह बहुत गर्म रही होगी, उनका अनुमान है, और उसी अनुमान के अनुसार बता रहे हैं कि उस जमाने में हमारी धरती बहुत गर्म रही होगी। इसके चारों तरफ की हवा भी बहुत गर्म रही होगी, जिसने लेकिन सूरज ने से बहुत ही छोटी होने के कारण वह जल्द ठंडी होने लगी। सूरज की गर्मी भी दिन दिन कम होती जा रही है, लेकिन उसे बिल्कुल ठंड हो जाने में लाखों बरस लगेंगे। धरती के ठंडे होने में बहुत थोड़े दिन लगे। जब यह गर्म थी तब इस पर कोई जानदार चीज जैसे आदमी, जानवर, पौधा या पेड़ न रह सकते थे। सब चीजें जल जाती, जैसे सूरज का एक टुकड़ा टूटकर धरती हो गई। ध्यान देने योग्य बातें हैं, सूरज का एक टुकड़ा जलकर धरती हो गई। इसी तरह धरती का एक टुकड़ा टूटकर निकल भागा और चांद हो गया। धरती और चांद कैसे बनी, यह आपका उत्तर है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि चांद के निकलने से जो गड्ढा हुआ वह अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत महासागर है, मगर धरती को ठंडे होने में भी बहुत दिन लग गए। धीरे धीरे धरती की ऊपरी तरह जो ज़्यादा ठंडी हो गई, लेकिन उसका भीतरी हिस्सा गर्म बना रहा। अब भी अगर तुम किसी कोयले की खान में घुसो तो ज्यों ज्यों तुम नीचे उतरोगी गर्मी बढ़ती जाएगी। शायद अगर तुम बहुत दूर नीचे चली जाओ तो तुम्हें धरती अंगारे की तरह मिलेगी। चांद भी ठंडी होने लगा। वह धरती से भी ज़्यादा छोटा था, इसलिए उसके ठंड होने में धरती से भी कम दिन लगे। तुम्हें उसकी ठंडक कितनी प्यारी मालूम होती है, उसे ठंडा चांद ही कहते हैं। शायद वह बर्फ के पहाड़ों और बर्फ से ढके हुए मैदान से भरा हुआ है। जब धरती ठंडी हो गई तो हवा में जितना भाप थी वह जमकर पानी बन गई। पानी बनने का कारण क्या है, फिर से सुनिए। जब धरती ठंडी हो गई तो हवा में जितने भाप थे वह जमकर पानी हो गए और शायद मेघ बनकर बरस पड़ी। उस जमाने में बहुत ही ज़्यादा पानी बरसा होगा। यह सब पानी धरती के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इस तरह बड़े बड़े समुद्र और सागर बन गए। ज्यों ज्यों धरती ठंडी हो गई और समुद्र भी ठंडे होते गए, त्यों त्यों दोनों प्राणवान चीजों के रहने के लायक होते गए। जीवन मूल्य क्या है बच्चों? हमारा सौरमंडल रहस्यों से भरा हुआ है। इस चैप्टर को आप खुद में भी पढ़ोगे, जिसमें आपको भली बात समझ में आए। इस पाठ को पढ़िएगा बच्चों और पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।